नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सुकून देती हैं। खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटकर। इस खास सेगमेंट में आज आपको रीवा के काल भैरव मंदिर के दर्शन पर ले चलेंगे, जहां विष्णु शंकर की लेटी हुई आदमकद एकाकार प्रतिमा है। इसके साथ ही आपको उन मंदिरों के दर्शन भी कराएंगे जहां एक मुस्लिम ने सेंसर वाली घंटियां लगाई हैं। भोपाल के 200 साल पुराने बरगद को बचाने का मिशन भी दिखाएंगे और बुरहानपुर वाले कैसे चीन से बदला ले रहे हैं ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। रीवा में मोहनिया पहाड़ियों की सुंदर वादियों के बीच काल भैरव का एक मंदिर है और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां पर लेटे हुए स्वरूप में विष्णु शंकर की आदमकद एकाकार प्रतिमा है। हालांकि प्रशासनिक अनदेखी के चलते अब तक ये मंदिर न तो धार्मिक स्थल और न ही पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित हो पाया, लेकिन विकास की आस जगी अब है। ऐसे में भव्य रूप में मंदिर के निर्माण की योजना पर काम शुरू हो चुका है। काल भैरव की आदमकद प्रतिमा अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। विष्णु शंकर के एकाकार रूप का आपने अब से पहले शायद ही दर्शन किया हो। इस प्रतिमा की लंबाई करीब 34 फीट और चौड़ाई 12 फीट है और लेटे हुए स्वरूप में ही यहाँ काल भैरव की पूजा होती है। भैरव के नाम से प्रसिद्ध है। मूर्ति जो है ये विष्णु शंकर की है, क्योंकि इनके 4 भुजा हैं, बाघम्बरधारी हैं, 3 नेत्री हैं। इनकी पूजा शंकर की होती है, लेकिन भैरव बाबा के नाम से ये जाने जाते हैं। मूर्ति बहुत पुरानी है, इनका कोई लेख नहीं है। अंदाजन बस जो है 6वीं और 7वीं शताब्दी को लोग बोल रहे हैं कि ये मूर्ति 6वीं शताब्दी की है। इनकी 33 फुट 3 इंच लंबाई, 12 फीट चौड़ाई। विष्णु शंकर के एकाकार रूप की खास आदमकद प्रतिमा स्थापित है रीवा से करीब 50 किलोमीटर दूर गुड़ के खामाडीह में मोहनिया पहाड़ की गोद में। जानकार बताते हैं कि काल भैरव की ये मूर्ति 10वीं 11वीं शताब्दी की है। प्रतिमा के निर्माण में जिस पत्थर का उपयोग किया गया है वो रीवा जिले के आसपास के पहाड़ों में नहीं मिलता। जानकार बताते हैं कि ये शालिग्राम पत्थर से बनी प्रतिमा है जो जमीन पर लेटी हुई है। दाढ़ी थी वो भंग थी। दाढ़ी बनवाने के लिए पत्थर ढूंढा तो यहाँ जो है पत्थर कांच से संबंधित है। ये मूर्ति जो है तो ऐसा बोलते हैं लोग कि जिसके शालिग्राम बनते हैं उसकी वो पत्थर है। ये पत्थर फिर शंकरगढ़ से लाया गया था और दाढ़ी जोड़ी गई थी। बताया जाता है कि वर्षों पहले प्रतिमा को खड़ा करने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन वो असफल रहा। लेटे होने का प्रमाण तो ये नहीं मिलता है कि इसका क्यों लेटे हैं। हो सकता है जो इतिहासकारों से जिनसे बात हुई कि उसकी विशालता इतनी बड़ी थी कि चट्टान जो रही होगी इतनी बड़ी, उसको खड़ा करना संभव नहीं हो पाया होगा। ऐसा जनश्रुति है कि किसी बड़ी कंपनी ने उसको उठाने का प्रयत्न किया था और क्योंकि चट्टान बहुत अंदर तक धंसी हुई है, उठ नहीं पाई और उनका ये बांह भी टूट गई। हजारों वर्ष पुरानी इस प्रतिमा व स्थल का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, इसलिए काल भैरव के दर्शन के लिए विश्व भर से श्रद्धालु आते हैं। लेकिन लंबे समय तक प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार रहने की वजह से यहाँ का विकास नहीं हो पाया, लेकिन अब मंदिर के जीर्णोद्धार की आस जगी है। भगवान की कृपा से एक बहुत बड़ा भव्य एक भैरव बाबा का मंदिर और वो उस स्थान का विकास होगा, परिसर का पूरे विकास होगा और एक बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पॉट के रूप में वो विकसित होगा।
मंदिर का ये प्रतिरूप देखिए, निर्माण के बाद कुछ इसी तरह का दिखेगा कि काल भैरव मंदिर। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का निर्माण जयपुर की मार्बल नक्काशी से होगा, जो कि प्रदेश में अपने किस्म का अनूठा मंदिर होगा। माननीय जनार्दन प्रसाद मिश्रा सांसद विधायक श्री नागेंद्र सिंह जी आकर के और इनका भूमि पूजन किए हैं, और भूमि पूजन के करने के पश्चात यहाँ कुछ उनका माल मटेरियल भी आ गया है। वो माल मटेरियल जो है तो काम चलाने के लिए काम शुरू होने वाला है, रोज में काम इसका शुरू होगा। ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व के भैरवनाथ मंदिर का कायाकल्प कर पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना है। उम्मीद की जा रही है कि मंदिर का कायाकल्प हो गया तो न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ का रुख करेंगे। अर्पित पांडे, न्यूज़ 18, रीवा। कोरोना काल में मंदिरों के पट भले ही खुल चुके हों, लेकिन संक्रमण के खतरों के चलते तमाम मंदिरों के घंटे घड़ियाल को पैक कर रख दिया गया। लेकिन मंदसौर के रहने वाले नाहरुख खान को ये बात नागवार गुजरी, इसलिए नाहरुख खान ने इसका हल निकाला और अब ये प्रदेश के तमाम मंदिरों में खुद से बनाया हुआ सेंसर वाला घंटा लगा रहे हैं। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर से इसकी शुरुआत हुई और ये सिलसिला अब उज्जैन होते हुए इंदौर तक पहुंच चुका है। देखिए। सिलसिलेवार तरीके से 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर की है, दूसरी तस्वीर उज्जैन के महाकाल मंदिर की है, जबकि तीसरी तस्वीर इंदौर के खजराना गणेश मंदिर की है। भगवान का ये घर भले ही अलग अलग शहर में है, लेकिन तीनों ही मंदिर में कोरोना काल में एक समानता है। इन तीनों ही मंदिरों में मंदसौर के नाहरुख खान ने सेंसर वाली घंटी लगाई है। यही नाहरुख खान हैं जिन्होंने अनलॉक 1 में मंदिरों के खोले जाने के आदेश के बाद जब मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजते हुए नहीं देखा तो तकनीक का सहारा लिया। अपनी ही इजाद की हुई तकनीक से बनाई गई सेंसर वाली घंटी को सबसे पहले मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में लगाया था। मंदसौर में जब इनका प्रयोग सफल रहा तो इन्होंने अगली कड़ी में उज्जैन के महाकाल मंदिर में सेंसर वाला घंटा लगाया। देखिए, ये तभी की तस्वीरें हैं जब नाहरुख खान अपनी टीम के साथ सेंसर वाला घंटा लगाने उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे थे। कुछ देर की मेहनत के बाद उज्जैन महाकाल मंदिर में भी कई महीने बाद घंटा बजने लगा था, वो भी बगैर हाथ लगाए। श्रद्धालु भी खुश थे और मंदिर के पुजारी भी। वहाँ हमने लगाई है मंदसौर, और उसके बाद हमने सोचा कि हमारे मंदसौर कलेक्टर साहब के आदेश से हमने उनसे आज्ञा ली। आज्ञा लेने के बाद उन्होंने यहाँ उज्जैन बात की और बात करने के बाद में हमने यहाँ पे भी ले गई। तो हमारे मंदसौर कलेक्टर साहब के आदेश से हम यहाँ आए और हमने महाकाल में भी सेंसर वाली घंटी यहाँ पर लगा दी है। नीचे जो मेन घंटी है उसको हमने चालू की, हम पे चल रही है, सभी श्रद्धालु आ रहे हैं और बजा रहे हैं। अगली कड़ी में नाहरुख खान इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पहुंचे। यहाँ भी मिशन वही था, गणपति के दर में सेंसर वाला घंटा लगाना। लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन यहाँ भी महीनों से घंटा नहीं बज रहा था। नाहरुख खान के पहुंचते ही गणपति के दरबार में अब सेंसर वाला घंटा बजने लगा है। देखिए किस तरह श्रद्धालु बगैर घंटा को हाथ लगाए खजराना के गणपति के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, वो भी सेंसर वाला घंटा बजाकर पूरी श्रद्धा के साथ। मंदसौर की तस्वीरें भूल गए हो तो चलिए फिर से बता देते हैं नाहरुख खान का ये सेंसर वाला घंटा काम किस तरह करता है। दरअसल घंटा को एक सेंसर वाली मशीन से जोड़ दिया गया है और सेंसर वाली मशीन में पुल्ली लगी है। कोई भी श्रद्धालु जब घंटा के नीचे पहुंचकर अपना हाथ श्रद्धा में ऊपर उठाता है तो सेंसर को संदेश जाता है और पुल्ली ऊपर नीचे होने लगती है और इस तरह पूरे परिसर में घंटा की गूंज सुनाई देने लगती है। नाहरुख खान अब प्रदेश भर के मंदिरों में सेंसर वाला घंटा लगाना चाहते हैं। अभी मैं इसका वीडियो डालूंगा। वैसे कि मैं तो सोचता हूँ कि सभी पूरे प्रदेश में चालू हो जाए। मैं कुछ
सिखाऊंगा, बच्चों को भी सिखाऊंगा ताकि सभी जगह ये बच सके और सभी जगह चालू हो सके। किसने बनाया है ये मैंने खुद ने बनाई है घंटी। अच्छा। जी हाँ। तो ये कितना इसमें खर्चा आया और आप खर्चा तो देखिए एक बार पे खर्चा में ज़्यादा जोड़ता नहीं हूँ इसमें, ज़्यादा खर्चा नहीं है, 15-16 हज़ार का ही खर्चा है इसमें, ज़्यादा नहीं है। इसके लिए आपने किसी और से मदद ली या नहीं, मैंने किसी से मदद नहीं ली है, मैं खुद अपने स्वयं करता हूँ, किसी की मदद नहीं करता हूँ। नाहरू खान धर्म से मुस्लिम है लेकिन दिल से हिंदुस्तानी। यही वजह है कि न सिर्फ खुद के बल्कि तमाम दूसरे धर्मों के लिए भी उतनी ही आस्था रखते हैं। नाहरू खान जैसे लोग हिंदुस्तानी समाज का वो चेहरा हैं जिन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि लोग चाहे नफरत के जितने भी बीज बोलें, लेकिन जब तक समाज में नाहरू खान जैसे लोग हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। पेड़ इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन जब उन पर मुसीबत आती है तो उनकी मदद करना भी हमारा ही फर्ज है। कुछ इसी फलसफे के साथ भोपाल में 200 साल पुराने बरगद के एक पेड़ को बचाने की कवायद चल रही है। बरगद का यह पेड़ विशालकाय पेड़ है। हाल ही के दिनों में भोपाल में आई आंधी के बाद जड़ से उखड़ गया था। अब इसे जिंदा करने का मिशन शुरू हो चुका है। बूढ़ा बरगद। जी हां, इस विशालकाय बरगद के पेड़ को आप यही नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसकी उम्र 10-20 साल नहीं, पूरे 200 साल है। अंग्रेजों की गुलामी के दौर का भी गवाह रहा है और देश की आजादी का भी। हर दौर में यह मजबूती से खड़ा रहा। लेकिन पिछले दिनों आए जबरदस्त आंधी तूफान ने इस बूढ़े बरगद की जड़ें उखाड़ दी और ये जमीन पर गिर पड़ा। भोपाल के कमला पार्क की खास पहचान है ये बूढ़ा बरगद, इसलिए अब इसे किसी भी हाल में दोबारा जिंदा करने की कवायद शुरू हो गई है। इंसान और प्रकृति के बीच अनूठा रिश्ता है और इसी रिश्ते की मिसाल राजधानी भोपाल के कमला पार्क का ये बरगद का पेड़ पेश कर रहा है, जिसको बचाने की कवायद उद्यानिकी विभाग और नगर निगम पूरी शिद्दत के साथ कर रहा है। हाल ही में राजधानी भोपाल में हुई बारिश और तेज आंधी तूफान के चलते करीब 200 साल पुराना बरगद का ये पेड़ उखड़ गया है और इसी पेड़ को बचाने की कवायद अब नगर निगम और उद्यानिकी विभाग कर रहा है। इस पेड़ की जड़ें जो आप देख रहे हैं, सिर्फ 10% जड़ी है जो इस पेड़ की जीवित है और बस यही एक 10% जड़ों के चलते इस पेड़ को फिर से जिंदा रखने की जो कवायद है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये पेड़ जो करीब 200 साल पुराना है और इसकी जड़ों के अंदर जो मिट्टी है और खाद है वो डाली जा रही है। 200 साल पुराने बरगद के पेड़ को फिर से जिंदा करने के लिए उसकी जड़ों में खाद पानी तो डाला ही जा रहा है। जहां भी जड़ों के जमने की जगह है वहां मिट्टी डाली जा रही है ताकि इसे दोबारा हरा भरा किया जा सके। उद्यानिकी विभाग की मेहनत का नतीजा है कि पेड़ के गिरने के बाद भी उसमें नई कोपलें आने लगी हैं। पेड़ के भारी भरकम सिरे को सहारा देने के लिए कई जगह लोहे के पाइप लगाए गए हैं ताकि ये कमजोर ना पड़े। विशाल पेड़ की जो डाले हैं, जो उन डालों में भी मिट्टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जगहों पर मिट्टी डाली गई है और ये उम्मीद की जा रही कि जल्द से जल्द ये पेड़ जिंदा होगा। और ये पेड़ बहुत ज़्यादा वजनी भी है और यही वजह है कि ये जिस तरह से इस पेड़ की जो टहनियाँ हैं, अगर अभी भी बारिश होती है या तूफान होता है या तेज हवाएं चलती हैं तो इस पेड़ की जो टहनियाँ हैं नीचे ना गिरे, इसके लिए भी एक और मुहिम की गई। वो ये है कि ये लोहे के पाइप इस तरह से इसमें लगाए गए हैं। 2 लोहे के पाइप का इस पेड़ को सहारा दिया गया है और सीमेंट से इन पेड़ों को मिट्टी में मजबूती भी दी गई है कि ये जो पेड़ है किसी भी तरह से ना गिरे, क्योंकि अगर ये पेड़ आंधी तूफान और अपने के चलते अपने वजन से गिरता है तो जिस तरह की कवायद, जिस तरह की शिद्दत अभी इस पेड़ को बचाने की जा रही है वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। भोपाल नगर निगम का उद्यानिकी विभाग इस बूढ़े बरगद को बचाने के लिए इसलिए भी शिद्दत से जुटा है कि इस पूरे इलाके की हवा को शुद्ध करने का काम यही बूढ़ा बरगद कर रहा था। अगर ये फिर से जिंदा नहीं हो पाया तो इसकी भरपाई के लिए 1-2 नहीं बल्कि 2500 पेड़ लगाने होंगे।
पेड़ को इसीलिए भी इतनी ज़्यादा बचाने की मुहिम यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि अगर ये पेड़ नष्ट होता है तो इसकी जगह पर करीब 2500 पेड़ लगाने होंगे। यानी इस बरगद के पेड़ की भरपाई 2 से 2500 पेड़ करेंगे। और यही वजह है कि अब इस पेड़ को इस तरह से बचाने की जो मुहिम है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ख़ास बात ये भी है कि इस मुहिम के चलते ये भी प्रकृति और इंसान के बीच का जो रिश्ता है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। कोरोना के खतरों के बीच सीमा पर चीन की शैतानी भी जारी है और चीन की इस हरकत से हिंदुस्तान का हर तबका नाराज है। अब इसका दूरगामी परिणाम सामने आने वाला है। बुरहानपुर के टेक्सटाइल उद्योग ने चीन से आने वाले पावरलूम मशीनरी से तौबा करने का मन बना लिया है। बुरहानपुर की पहचान है ये पावरलूम। समूचे मध्य प्रदेश का पावरलूम सेंटर है बुरहानपुर। यहां 50,000 पावरलूम संचालित होते हैं, जहां रोजाना 40 लाख मीटर कपड़ा तैयार होता है, जो देश ही नहीं विदेशों में भी निर्यात होता है। इन पावरलूम में करीब 70,000 बुनकर काम करते हैं, जबकि 2 लाख की आबादी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसी पावरलूम उद्योग से रोजगार हासिल करती है। लॉकडाउन में इस उद्योग की कमर टूट गई, लेकिन अनलॉक 1 में धीमी गति से ही सही पावरलूम उद्योग रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन इस बीच पड़ोसी मुल्क चीन की हरकतों से बुरहानपुर के टेक्सटाइल व्यवसायी और बुनकर खासे नाराज हैं। इसलिए चीन से आयातित पावरलूम और मशीनरीज को ना कहने का फैसला किया है और देसी अपनाने का इरादा बना लिया है। हमारे सभी मेंबरों ने एक मंशा बनाई है कि हम चीनी पावरलूम आगे से नहीं बुलवाएंगे। देसी को बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा। जो आइटम चाइना से आती थी वो हिंदुस्तान में बनेगी तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ उसका फायदा होगा। बुरहानपुर में वैसे तो बड़ी संख्या में पारंपरिक पावरलूम है, लेकिन अब धीरे धीरे आधुनिक पावरलूम स्थापित हो रहे हैं, जिनमें चीन से आयात होने वाले पावरलूम ज्यादा हैं। लेकिन अब टेक्सटाइल व्यवसायियों ने चीन की रफ्तार पर बुरहानपुर में ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है। टेक्सटाइल व्यवसायियों की सोच न सिर्फ चीन को सबक सिखाने की है, बल्कि देसी उद्योग को भी बढ़ावा देने की है। टेक्सटाइल के सभी साथियों ने किया है कि अब हम देसी लूम ही वापरेंगे। जो चाइना रिपेयर लूम आते थे उसी के अपने इंडिया में भी बनते हैं, लक्ष्मी बीज वाले बनाते हैं, तो वही लूम वापर के हम मतलब अपने इंडिया के लोगों को, इंडिया की इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा। और हम लोगों को भी क्या है, जो थोड़ा बहुत चाइना से कपड़ा आता था, जैसे अपन बोलते हैं बकरम क्लॉथ जो आता है वो यहाँ पे भी बनता था और चाइना से भी आता था, तो यहाँ का वहाँ से नहीं आएगा कपड़ा, तो यहाँ के लोगों को थोड़ा मार्केट अच्छा मिलेगा और यहाँ के व्यापार को भी थोड़ा फायदा होगा। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े लोगों ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। उनका मानना है कि राजीव दीक्षित ने स्वदेशी अपनाने का जो अभियान चलाया था वो आज सार्थक हो रहा है। इससे देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती दी। क्योंकि वर्तमान कंडीशन ऐसी आई हुई है, तब भी लोगों को प्रेरित किया था, बताया था कि जो लोकल की चीज़ लोकल में ही जो बनती है उसका उपयोग करा जाए। एक उदाहरण के तौर पे मंजन में कोई दत्त मंजन में कोई टेक्नोलॉजी होती नहीं है, तो लोकल का बना हुआ मंजन ही यूज़ करें तो लोकल वाले को भी रोजगार मिले। पहले चाइना के लूम आते थे, तो अब देसी स्वदेशी लूम लक्ष्मी के आने लगे, उन्होंने टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करा। बुरहानपुर के टेक्सटाइल उद्योग ने जो पहल की है उससे एक बात तो साफ है कि चीन के मुकाबले के लिए हमें इसी तरह तैयार रहना होगा, क्योंकि उसे सबक सिखाने के लिए सीमा पर सैनिक मुस्तैद हैं, तो वहीं सरकार राजनीतिक स्तर पर मुकाबला कर रही है। लेकिन मेड इन चाइना का बहिष्कार करके देश के नागरिक भी चीन से मुकाबला कर सकते हैं। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक ऐसा गांव है जिसका मॉनसून के दिनों में 3 महीनों के लिए पूरी दुनिया से ही कनेक्शन कट जाता है। आखिर कौन बन जाता है 3 महीनों के लिए इस पूरे गांव के लिए विलन, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम इस गांव तक पहुंची। बारिश का मौसम हल्द्वानी के करीब लाल कुआं में रहने वाले 37 परिवारों के लिए आफत बनकर आई। न्यूज़ 18 की टीम प्रशासन के साथ इस गांव में पहुंची, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। हम जैसे ही गांव के करीब पहुंचे, सामने उफनती गोला नदी चुनौती दे रही थी। प्रशासनिक टीम को ग्रामीणों के लिए अगले 3 महीने तक राशन और दवाओं की व्यवस्था करने जाना था। न्यूज़ 18 की टीम को ग्रामीणों की परेशानी जाननी थी, लिहाजा ट्रैक्टर के सहारे नदी पार करने का फैसला हुआ। लेकिन ट्रैक्टर आगे बढ़ता इससे पहले ही उसके पहिए रेत में धंसने लगे। एक पल के लिए मानो सांसें अटक गई, लेकिन ट्रैक्टर चालक की हिम्मत ने किसी तरह से उस गांव तक पहुंचा ही दिया, जिसे लोग श्रीलंका टापू के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बहुत परेशानियाँ है। सबसे पहले लाइट की परेशानी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए ना यहाँ स्कूल है, यहाँ पे मतलब स्कूल नहीं है, और दूसरी बात लाइट तो है ही नहीं यहाँ पे, और बच्चों को ट्यूशन जाना है, ये जाना है, कोई चीज़ की सुविधा नहीं यहाँ पे। हमको बहुत परेशानी है, रोड तो है ही नहीं, और गोलगेस में जब बरसात में होता है बच्चा 3 महीने तक यहीं रह जाता है, ना हम ट्यूशन भेज सकते हैं उसको, ना स्कूल जा सकता है, मतलब बच्चे का कोई भविष्य नहीं है यहाँ पे। दरअसल रिजर्व फॉरेस्ट में कब्जा कर बसे इस गांव को साल 1984 में गोला नदी की बाढ़ ने दुनिया से अलग कर दिया। नदी की धारा ऐसे मुड़ी कि गांव एक टापू में तब्दील हो गया। रिजर्व फॉरेस्ट होने की वजह से इस गांव में ना तो लाइट लग पाई और ना ही स्कूल बन पाए। लेकिन बरसात के महीनों में प्रशासन की टीम लोगों के राशन से लेकर उनकी सुरक्षा तक की पूरी व्यवस्था करती है। तहसील लाल कुआं का एक जो है हमारा वन के बीच में बसा हुआ एक तोक है, जो कि चारों तरफ से पानी से घिर जाता है, और 3 महीने के मानसून की सीजन में उनको बाजार तक आना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में हम हर वर्ष जो है इन ग्रामीणों के बीच में जा कर के उनको 3 महीने का राशन देते हैं, उनको जो है स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में व्यवस्थाएं करते हैं। उसी के संदर्भ में आज सभी विभागीय अधिकारियों को लेकर के हम गए थे, गांव वालों के साथ एक बैठक किया, उनके राशन की सुलभता कराया। क्योंकि मानसून में गोला नदी में आए पानी के कारण गांव चारों ओर से पानी से घिर जाता है, इसीलिए इमरजेंसी मदद के लिए प्रशासन ने गांव में ही हेलीपैड भी बनवा दिया, ताकि आपातकालीन स्थिति में लोगों को बचाया जा सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच लंबे वक्त से मांगलिक कार्य बाधित रहे। अब एक बार फिर से शादी ब्याह पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। दरअसल 1 जुलाई से 25 नवंबर तक चातुर्मास का दौर है, और ऐसे में शादी विवाह से अपनी जीविका चलाने वालों पर आफत टूट पड़ी है। कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया कि लंबे समय तक शादी ब्याह और सभी मांगलिक कार्य ठप रहे। कई घरों में शहनाइयां नहीं बजी, जहां पहले से शादी विवाह तय हो गए थे, लेकिन अब अनलॉक होने के बावजूद भी शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों पर संकट है। दरअसल 1 जुलाई से चातुर्मास की शुरुआत हो रही है। इस बार ये चातुर्मास 148 दिन लंबा होगा, यानी चातुर्मास 1 जुलाई से आरंभ होकर 25 नवंबर तक जारी रहेगा। ऐसे काल में शादी विवाह करना अशुभ माना जाता है। और चातुर्मास्य में कोई भी लग्नादिक कार्य शुभ कार्य करना हमारे धर्मशास्त्रकारों ने वर्जित किया है, इसलिए लग्न अब नहीं रहेगा। अब आगामी लग्न जो है काशी पंचांग के अनुसार 25 नवंबर 2020 से आरंभ होगा। चातुर्मास की वजह से एक बार फिर 5 महीने तक शादी विवाह जैसे कार्यक्रम बंद रहेंगे। ऐसे में ऐसे कार्यक्रम से घर चलाने वाले लोग परेशान हैं। इन लोगों पर तो जैसे आफत ही टूट पड़ी है। हम लोग को तो बहुत बुरा स्थिति जा रहा है। हम लोग का लॉकडाउन होने से सब बिजनेस तो चौपट हो गई। हम लोग का जो भी कारोबार था सब खत्म हो चुका है। लगन में शादी ब्याह तो हो नहीं रहा हम लोग। अब अगले 4 महीने तक नवंबर तक, अभी नवंबर तक हम लोग को बैठना है। लगन के लिहाज से साल 2020 शुरू से ही अच्छा नहीं रहा।
कोरोना की वजह से हजारों शादियां कैंसिल हो गई। अब चातुर्मास की वजह से ऐसे मांगलिक कार्य पर संकट है। ऐसे में ऐसे लोगों के पास बेबसी के दिन गिनने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय की रिपोर्ट। और खबरें जरा हटके के आज के सफर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।